So hello, my fellow viewers. My name is Marutyansh and my enrollment number is 72 and आज मैं ग्रुप 11 की तरफ से हूँ और हमारा टॉपिक फॉर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग वन टेक्नोलॉजी है asynchronous programming with callbacks, promises and async await. Async await essence of asynchronous operations, callbacks and promises. And at the last, we're going to discuss the conclusion of with a bunch of examples and more to learn about the specific technologies and operations. Introduction to asynchronous programming is what is asynchronous programming? It's a pivotal concept that is using in modern web development, allowing multiple operations to occur independently without blocking. मतलब कि जो एक मल्टीपल कंसेप्ट जो काम कर रहे होते हैं पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए उसको इंडिपेंडेंटली वर्क करने देता है सो मेन जो ऑपरेशंस है उसको ब्लॉक किए बिना जो सब पार्ट्स है उसको क्लियरली विजिबल होता है अपना पाथ कि वो कहाँ से कहाँ तक उसको जाना है तो एप्लीकेशंस को और वेब एप्लीकेशंस को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है स्पेशली इन क्रूशियल कंटेक्स्ट की जहां हमें वेब यूजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि उनको वहां पे कौन सा टास्क करना है कौन सा नहीं करना in one stack we are going to learn the MongoDB backend, Express.js and React and Node.js. Asynchronous programming is vital for handling operations such as database queries and API requests effectively, thereby ensuring optimal performance for user satisfaction. मतलब कि हमें जो यूजर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना होता है कि फिर मल्टीपल चीजें हमें डिस्क्राइब करनी होती है एज अ प्रोग्रामर हमें जो वाइटल सोर्सेज है कि हमारा जो मेन फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए to make our program more concise yet useful to everyone and so should be suitable for everything at the same time to fetch a data function, get data function like we are using in asynchronous programming. Function simulates the delayed data fetch and leveraging promises is preventing eventually computation or failure. The fetch data function either resolve successfully, which with the fetch data it reject an error message. हमें एरर मैसेज भी आ सकता है प्रोमिसेस कॉन्सेप्ट्स में कॉल बैक्स में तो फंक्शन पास करता है एक आर्ग्यूमेंट और उसको वापस इन द रिटर्न मिलता है in the syntax of by utilizing it and more and less this callback function एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है after task completion and providing mechanism to handle result to error it's kind of like a exception handling or it's not like the exception handling or error handling but ये वो रिटर्न करता है रिजल्ट ओवर एंड ओवर अगेन तो कॉलबैक पैटर्न को इन्वॉल्व करना पड़ता है पर्टिकुलर फंक्शन के साथ जब पासिंग थ्रू हो रही होती है और एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए असिंक कमिट एट द सेम टाइम प्रोग्रामिंग के साथ सॉरी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के साथ ही साथ काम करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम को ज्यादा ऑप्टिमल बनाने के लिए सो एट द सेम टाइम मिनिमल तो होना ही नहीं चाहिए मतलब कंसाइज तो यूजर कभी कभार वो यूज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो एपीआई बेस होता है एपीआई में काम कर रहे होते हैं या तो फिर हमारा मेन पेजेस होता है जो फैच डेटा करता है और यूजर को डेटा देता है जो गेट करके एपीआई थ्रू यहाँ पे कॉलिंग होती है एंड स्टफ लाइक दैट So, hello, myself Ashish Rathod and today I am going to discuss callbacks. So, callbacks होता क्या है? A callback is a function जिसे higher order function में as a parameter पास किया जाता है. Then higher order function execute होता है और at the last callback function भी execute होता है. So, first of all, what is higher order function? A function which take callback as an argument or return them are called higher order function. So, आइए देखते हैं कॉलबैक्स के सिंटैक्स के बारे में यहाँ पे एक ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया गया है जिसमें दो पैरामीटर पास कर रहे हैं एक नेम और दूसरा कॉलबैक्स इसके बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो और नेम नाम का पैरामीटर पास कर रहे हैं और लास्ट में कॉलबैक को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाया गया है शे गुड बाय नाम का जिसके बॉडी में लिखा है गुड बाय और एट द एंड ग्रीट नाम के फंक्शन को
हम कॉल कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट पैरामीटर में अलाइस नाम दे रहे हैं और दूसरे में से गुड बाय नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिससे हमें समझ आ रहा है कि ग्रीट एक हायर ऑर्डर फंक्शन है और से गुड बाय एक कॉल बैक फंक्शन है, जिसका आउटपुट निकल के आएगा हेलो अलाइस एंड सेकंड लाइन गुड बाय। यहाँ पे कॉल बैक्स के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट वन है कॉल बैक फॉर असिंक्रोनस ऑपरेशन। सो यहाँ पे फेच डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें कॉल बैक को पास कर रहे हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट उसका मैसेज दिया गया है फेचिंग डेटा नाम का। देन यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन को यहाँ पे यूज किया गया है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डेटा नाम के वेरिएबल को पास कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिसके ID 1 और नेम सैंपल डेटा नाम दिया गया है। और यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन में हम उस डेटा को पास कर रहे हैं और उसमें 2000 मिलीसेकंड यानी कि 2 सेकंड का टाइम आउट ले रहे हैं। सो यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाया गया है प्रोसेस डेटा नाम का है, जिसमें डेटा नाम के पैरामीटर को पास कर रहे हैं और console.log में प्रोसेसिंग डेटा करके डेटा की वैल्यू को पास कर रहे हैं। सो एट द लास्ट फेच डेटा नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और प्रोसेस डेटा नाम कॉल कर रहे हैं जिसका पैरामीटर है प्रोसेस डेटा। सो यहाँ पे फेच डेटा निकल के आ रहा है एक हायर ऑर्डर फंक्शन और प्रोसेस डेटा बन के आ रहा है कॉल बैक फंक्शन, जिसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा कि पहला फेच डेटा सबसे पहले फेच डेटा आएगा, फिर उसके 2 सेकंड बाद डेटा नाम के वेरिएबल उसके 2 सेकंड बाद हायर ऑर्डर कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, जिसमें रिजल्ट आएगा प्रोसेसिंग डेटा ID इक्वल्स टू 1 नेम इक्वल्स टू सैंपल डेटा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है हैंडलिंग एरर विद कॉलबैक्स, जिसमें नाम दिया गया है फंक्शन का नाम दिया गया है फेच डेटा विद एरर हैंडलिंग, जिसमें 2 पैरामीटर पास किए गए कॉलबैक और एरर कॉलबैक। दोनों ही कॉलबैक फंक्शन है जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से हम यूज करने वाले हैं। अगर हमारा डेटा फैच हो जाता है तो हम कॉलबैक नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, और अगर नहीं होता, कुछ गड़बड़ी आती है या कुछ एरर आती है तो हम एरर कॉलबैक को कॉल करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले console.log में फेचिंग डेटा को प्रिंट किया गया, फिर सेट टाइम आउट फंक्शन को यूज कर रहे हैं जिसमें सक्सेस इक्वल्स टू फॉल्स दिया गया है। तो मतलब यहाँ पे हम पहले ही सक्सेस को फॉल्स कर रहे हैं, मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स होने वाली है। तो इधर इफ सक्सेस देन const data equals to ID equals to 1 and name equal to sample data and that callback data। So अगर हमारा सक्सेस नाम का वेरिएबल ट्रू होता है तो यहाँ पे कॉलबैक नाम का कॉलबैक कॉल होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स पार्ट में एरर कॉलबैक्स में एरर फेचिंग डेटा करके मैसेज प्रिंट करना है। तो जैसा कि हमने ऊपर इनिशियलाइज सक्सेस को फॉल्स किया है तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, तो नीचे फंक्शन है ऑन सक्सेस नाम का फंक्शन जिसमें डेटा पास किया गया, जिसमें console.log डॉट है, जिसमें डेटा फेच इक्वल टू डेटा जो अपन ऊपर देता है ID इक्वल्स टू 1 और नेम इक्वल्स टू सैंपल डेटा। अगर सक्सेस इक्वल्स टू ट्रू होता तो ऑन सक्सेस नाम का कॉलबैक्स कॉल होता। और जैसा कि हमारी कंडीशन फॉल्स होने वाली है तो यहाँ पे दूसरा ऑन एरर नाम का कॉलबैक मतलब फंक्शन बनाया गया है जिसमें console.log एरर इक्वल टू एरर और एरर मैसेज प्रिंट करेंगे, जिसमें आएगा एरर फेचिंग डेटा। सो एट द एंड हायर ऑर्डर फंक्शन फेच डेटा विद एरर हैंडलिंग को कॉल करेंगे, जिसमें 2 फंक्शन हम एज अ कॉलबैक पास करेंगे। सो फर्स्ट वन है ऑन सक्सेस और सेकंड वन है ऑन एरर, जिसका आउटपुट कुछ यूं निकल गया है कि सबसे पहले आएगा फेचिंग डेटा प्रिंट होगा एंड सेकंड लाइन एरर एंड एरर फेचिंग डेटा प्रिंट होगा। सो इन लास्ट हम कॉलबैक की डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है नेस्टिंग एंड आइडेंटिशन। सो एक कॉलबैक के अंदर दूसरा कॉलबैक के अंदर तीसरा के अंदर चौथा, ऐसे करके बहुत सारे नेस्टेड कॉलबैक्स आ जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कोड समझ नहीं आएगा, ऐसे कोड को कहते हैं कॉलबैक हेल। सो दूसरी डिसएडवांटेज है एरर हैंडलिंग चैलेंजेस। अगर हर कॉलबैक्स के लिए हम एरर हैंडल करेंगे तो हमारा कोड बहुत ही लेंथी हो जाएगा और ये एक चैलेंजेस होगा और ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। सो इन द लास्ट थर्ड डिसएडवांटेज है कोड मेंटेनेबिलिटी।
अगर हर कॉल बैक्स के लिए हम कोड, अगर ऐसा हमारा कॉल बैक हेल निकल के आएगा, यानी कि बहुत सारे एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, तो कोड को अपडेट करने में मुश्किल होगी, या कोई कोई नया फीचर ऐड करना होगा तो इसमें परेशानी आएगी। थैंक यू। And then we discuss about promises. promises के अंदर हम promises क्या है और हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हम देखेंगे। promises के अंदर तीन स्टेट्स होते हैं कि पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड। पेंडिंग स्टेट का मतलब होता है कि जो स्टेटस है जो अभी पेंडिंग है, यानी कि वो अभी फुलफिल भी नहीं हुआ है और रिजेक्टेड भी नहीं हुआ है। ओके, एंड आफ्टर दैट फुलफिल। फुलफिल का मतलब ये होता है कि हम जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है और वो जो उसकी भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी वो डेटा आने वाला था वो आ गया है, वो फुलफिल हो चुका है। एंड देन लास्ट रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब ये होता है कि जो ऑपरेशन है वो फेल हो चुका है और उसके उसमें कोई डेटा या फिर कोई भी एग्जांपल के थ्रू हम देखने चाहिए कि कोई भी हम डेटा को कॉल करवा रहे हैं और वो वहाँ पे रिजेक्ट होती है, तब वो कोई डेटा नहीं आएगा, उसके अलावा भी कोई एरर आएगी। प्रोमिसेस के अंदर दो मेथड्स है, देन एंड कैच। देन मेथड के अंदर जब भी कोई ऑपरेशंस है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने के बाद क्या वो करेगा, जो डेटा देने वाला है क्या करेगा, को डेटा के साथ फिर भी वो क्या करेगा कि कोई परफॉर्म करवाने वाला है कुछ भी, वो हैंड ब्लॉक के अंदर आएगा। एंड आफ्टर दैट कैच मेथड। कैच, और उसके बाद जब भी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट होने के बाद वो कुछ भी डेटा नहीं देता था, तभी हमको ऐसा लगता है कि हमारा कोई एरर है कि नहीं। तभी हमें ऐसा लगता है, पर हम जब कैच मेथड का यूज़ करेंगे उसके अंदर, तभी हम उसमें ऐसा दिखेंगे कि भाई कैच के मेथड के अंदर जब भी रिटर्न करे एरर या फिर कोई मैसेज हमें रिटर्न करे। एंड उसके बाद हम देखेंगे उसकी सिंटेक्स क्या है और वो हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। जैसे कि हम सिंटेक्स में देखें कि सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट की तरह पास कराया गया है और उसके नीचे हमने इफ एल्स ब्लॉक के अंदर जब भी ऑपरेशन से फुलफिल हो जाता है तभी जो वैल्यू आएगी तो उसको हमने पास किया है, और एल्स एल्स पार्ट के अंदर अब जब भी ऑपरेशन रिजेक्ट हो जाती है तो अभी तभी हम उसमें एरर थ्रो करवाएंगे भाई, कुछ भी नहीं आता है उसके उसके अलावा हमें ये एरर आए, कुछ नहीं डेटा नहीं आता है तो फिर एरर आनी चाहिए। और हम एग्जांपल के अंदर देखें तो हमने सबसे पहले एक प्रॉमिस क्रिएट करके उसके अंदर दो पैरामीटर पास करा, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। एंड उसके नीचे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है सक्सेस नाम का, उसके अंदर हमने ट्रू वैल्यू सेट की है। और सेट टाइम आउट के अंदर जब भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल ऐसा मैसेज आना चाहिए इफ के अंदर, और रिजेक्ट होती है तो ऑपरेशन फेल हो का मैसेज आना चाहिए एल्स पार्ट के अंदर। और उसके बाद उस हमने उसको 2 सेकेंड डिले डिले किया है। इसका मतलब कि जो ये पार्ट है इफ एल्स का पार्ट वो 2 सेकेंड के बाद रन होगा, और उसके अलावा कि बाकी का जो पार्ट था वो रन होगा। और हम उसके नीचे माय प्रॉमिस क्रिएट किया है। एंड तीन ब्लॉक का हमने यूज किया है, देन कैच एंड लास्ट फाइनल। देन ब्लॉक के अंदर जब भी कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तभी हम उसमें एज अ रिजल्ट के थ्रू हम उसको पास कराएंगे कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो उसका रिजल्ट जो आए तो वो रिजल्ट के थ्रू पास होना चाहिए। एरर आती है, ऑपरेशन फेल हो जाता है और एरर आती है, तो हम उसको एरर में एरर थ्रू उसको पास करवाएंगे कैच ब्लॉक के अंदर। एंड फाइनली ये सब हो जाने के बाद वो हम उसको एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रॉमिस इज सेटल।
अब हम पढ़ेंगे असिंक अवेट कंपोनेंट। हमें ये कंपोनेंट कब यूज़ करना होगा कि हम कभी प्रोग्रामिंग में हमें कभी जेसन प्रोग्रामिंग के मान के वेब डेवलपमेंट में कभी हमें ऐसा होगा कि हमें कोई प्रोग्रामिंग में कभी कोई एक ऐसा कंपोनेंट एज अ कंपोनेंट जब तक वो कम्प्लीटली अपना रन आउटपुट कंप्लीट अपना रन करके उसका आउटपुट हमें ना दे तब तक हमें वो फंक्शनैलिटी एज अ बैकग्राउंड रनिंग में भेज देनी होगी। कि सम लाइक हमें ऐसा हुआ कि हमें कोई एपीआई कॉल करनी है, कोई सर्वर से डेटा लाना है, कि कोई इमेज ऐसी जनरेट जनरेट कोई कोई इमेज है उसको हमें ऐसा लोड करवाना है। तो हमें ऐसी फंक्शनैलिटी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें वो प्रोग्रामिंग का ये कंप्लीट चालू हुआ और ये कंटिन्यू रन होता रहा, ये लोड नहीं हो रहा और आगे का वेब वर्क नहीं हो रहा। तो असिंक अवेट कंपोनेंट हमें ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें कोई भी ऐसा टास्क एज अ बैकग्राउंड में टेम्पररी कंप्लीट हो उसकी तरह एज अ कंप्लीट करता रहे और फिर वो कंप्लीट होने के बाद हमें उसका आउटपुट एज अ वापस अपने रियल टाइम के जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसी टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसी फंक्शनैलिटी असिंक अवेयर अपने को असिंक अवेयर कंपोनेंट हमको प्रोवाइड करता है। Async out component की हम लोग syntax देखेंगे। Async operation. The async keyword is denoted a function that will be handle async operation. asynchronous operation को एज async भी बोलते हैं। यहाँ पे हम एज एग्जांपल में देखते हैं कि हम एक फंक्शन fetch डेटा लिया है जिसको रिटर्न न्यू प्रोमिस के द्वारा किया है और प्रोमिस एज सेट टाइम आउट लिया है और उसमें हमें एक रिजॉल्व की मैसेज ली और 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड तक वो टाइम आउट रहेगा। इसका मीनिंग ये है कि प्रॉमिस में हम ऐसा कर रहे हैं कि कोई पर एज अ कोई एक हम मैसेज ले रहे हैं कि कोई ये 2 सेकेंड के बाद ही प्रिंट हो। हम वो मैसेज को 2 सेकेंड के बाद ही प्रिंट करेंगे। सेम लाइक ऐसे ही सेम वर्क करता है असिंक फंक्शन। हमें कोई फंक्शन को असिंक वेट से डिक्लेयर करना है तो असिंक पहले फंक्शन को स्टार्टिंग से असिंक से डिक्लेयर करना होगा। जैसे हमने एग्जांपल देखा है असिंक फंक्शन डॉट गेट डेटा और हमने कंसोल से प्रिंट करा है। फिर हमने ट्राई कैच में डाला है कंसोल डॉट रिजल्ट अवेट अ फैच ऑफ डेटा। मतलब कि हम यहाँ पे ऐसा करने वाले हैं कि जैसे फंक्शन में फैच डेटा नाम का फंक्शन जो हमने ऊपर प्रॉमिस पे बनाया है जो 2 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे असिंक अवेयर के गेट डेटा में जब तक असिंक अवेयर का फैच डेटा वाला डेटा 2 सेकेंड के बाद आएगा कभी अवेट के पॉइंट में मतलब यहाँ पे कंसोल कांस्टेंट रिजल्ट में अवेट में जो फैच डेटा है ना वो 2 सेकेंड के बाद ये इसके पे ओवरराइड होगा और उसके बाद ये कंसोल में रन होगा। ये हिसाब से असिंक अवेयर वर्क करता है। और अब हम देखेंगे promises based APIs में mainly library or API utility promises async await seamless working with these APIs simplifier code combination of async aware with promises result is a clear and more readable code enhance a maintainability। ओके मतलब ये हमें यही समझाना चाहता है कि प्रोमिस के थ्रू हम एपीआई जब रन करेंगे तो जब एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा तो हमें इंस्टेंटली वो रिस्पॉन्स हमको मिल जाएगा। अगर वो रॉन्ग हुआ है तो वो भी हमें एरर के थ्रू पता चल जाएगा और अगर वो परफेक्शन भी आया तो हमको वो आउटपुट जेसन थ्रू भी पता चल जाएगा। अगर हम असिंक अवेयर का प्रोमिस के एपीआई थ्रू के कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे और ऑल्सो इसमें हम एरर हैंडलिंग मतलब ट्राई कैच के ब्लॉक के थ्रू पता चलेंगे कि क्या एरर आएगी तो वो कैसे हैंडल होगा वो भी हम इसमें दे सकते हैं। देख हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे असिंक फंक्शन बनाया है जिसमें फेच यूजर डेटा लिया है। मतलब हमें असिंक फंक्शन में जो भी डेटा कोई भी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करेंगे वो असिंक के कंपोनेंट के थ्रू होगा। सम लाइक हमने ट्राई कैच में कंसोल डॉट रिस्पॉन्स डॉट अवेट फैच एक एपीआई ली है जो जब तक वो एपीआई लिए और इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके तो थ्रो आउट न्यू एरर। अगर रिस्पॉन्स नॉट ओके हुआ तो थ्रो आउट न्यू एरर में उसका एरर दे देगा और अगर ये कंप्लीटली उसका रिस्पॉन्स सही है तो हम कंसोल डॉट डेटा में और वेट के रिस्पॉन्स डॉट जेसन के थ्रू वो डेटा गेट कर लेंगे कॉन्स्टेंट डेटा में और उसको हम एज अ डिस्प्ले कंसोल में एज अ लॉग थ्रू हम यूजर डेटा के थ्रू उसको डिप्लाइन कर देंगे। अगर ये कोई मेथड में कोई एरर आती है तो एज अ कैच में एरर थ्रू हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। कंसोल डॉट एरर में हम फैच एरर एरर डॉट मैसेज मतलब कोई भी हमें कुछ ऐसा हुआ कि
डेटा रिस्पॉन्स हो रहा है बट एपीआई से डेटा नहीं आ रहा, टाइम आउट पे चला गया, तो उस टाइम कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फाइनल फाइनल ब्लॉक, एज ऑलवेज फाइनल ब्लॉक हमेशा ट्राई कैच में ऐसा ब्लॉक होता है कि जो हमेशा कुछ भी ना रन हुआ, एरर आए कि कुछ भी रन हुआ, एरर आए कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाए, फाइनल ब्लॉक एज अ लास्ट में वो रन होता ही है। कि एज अ कि वो हम फाइनल ब्लॉक ऐसा यूज करते हैं कि हमारा फंक्शनल कंप्लीट हुआ है, कि हमारा डेटा कुछ आया कि नहीं आया, कि एरर आया कि नहीं, वो टाइप का हैंडलिंग हम कैच में करते हैं। और फाइनल ब्लॉक मोस्टली इसके लिए यूज होता है कि हमारा यहाँ पे ये ट्राई कैच का ब्लॉक का एंडिंग हो रहा है। ओके, हम एग्जांपल में देखते हैं कि देखिए हमें कंसोल डॉट रिस्पॉन्स में अवेट फेच एपीआई कॉल किए। अगर हम वो फेच एपीआई का रिस्पॉन्स होके आया, मतलब फेच एपीआई से हमने जो यूजर का डेटा मांगा था वो डेटा हमको मिल गया, तो वो डेटा डॉट अवेट में रिस्पॉन्स डॉट जेसन में आ जाएगा। कब आएगा? जब वो फेच एपीआई का डेटा हमको मिला तभी वो डेटा में स्टोर होगा। अब यहाँ पे डेटा कभी आईपीआई से डेटा कभी 6 सेकंड के बाद आएगा, कभी 10 सेकंड भी बाद आएगा, तो उतनी देर तक वेटिंग होगा। बट कंपेयर टू प्रोमिस में हमें फिक्स टाइम देना ही पड़ता था कि 20 सेकंड, तो 20 सेकंड तक प्रोग्राम स्टॉप ही हो जाएगा, भले डेटा हमको 2 सेकंड में मिल गया। बट असिंक अवेयर में हमें ये फायदा होता है कि अगर हमारा डेटा जल्दी मिल जाता है तो हमें उतना जल्दी सीधा उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा एज अ रिस्पॉन्स जेसन में। ओके, नाउ हम इसका अवेट ट्राई कैच ब्लॉक आगे देखेंगे। इज इन असिंक्रोनस अवेट, असिंक्स अवेट ट्राई कैच ब्लॉक में द then try catch block is a powerful mechanism to for handling error that occurs with async aware function or error plagiarism. An enhanced error in asynchronous await function will be propaganda allow you to मतलब कुल मिला के यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि हम असिंक अवेयर से कोई भी डेटा आया उसको हम एरर हैंडलिंग के थ्रू हैंडल भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर के एग्जांपल में ही देखा कि हमें कोई एक डेटा कॉल करा रहे थे, अगर वो कोई कॉलिंग में कि कोई डेटा हैंडलिंग में कुछ एरर आई और वो प्रोग्राम हमारा उसी टाइम स्टॉप हो गया, तो एज अ वेबसाइट में अगर कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ ऐसा डेटा नहीं आ रहा, तो हमें यूजर को ये नहीं दिखाना कि हमारा एरर आ रहा है। उस टाइम हमें ट्राई ट्राई कैच के ब्लॉक के एरर हैंडलिंग से हमें उसको हैंडल करना होगा कि यूजर को ये दिखाना है कि कुछ सर्वर साइड प्रॉब्लम है। हम देखेंगे फंक्शन डॉट फैच प्रोमिस इसका एग्जांपल है, और उसके साथ हमें प्रोमिस और एक्सेस असिंक अवेयर का एग्जांपल है। ये दोनों का हम एग्जांपल एक साथ देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि फैच डेटा हमने लिया है। अब फैच डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया जो प्रोमिस के थ्रू हम उसको सेट टाइम आउट कर रहे हैं एज अ टेम्पररी 2 सेकेंड के लिए उसको हम सेट कर रहे हैं। अगर हमें कोई हमें यहाँ पे एज अ सक्सेस ट्रू दे दिया कि वो ऑल टाइम ट्रू ही होगा, तो हमें आउटपुट सक्सेस दूंगा। अब हम यहाँ पे कभी 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 कोई फंक्शनैलिटी होगा, कोई डेटा ऐसा पासिंग हुआ होगा कि वो टाइम आउट लेगा कि ये डेटा यहाँ से फाइंड करके लाएगा तभी वो यहाँ पे सक्सेस होगा, तो हम इफ कंडीशन में जाएगा। अगर रिजॉल्व हुआ, रिजॉल्व मीन्स यहाँ पे अगर हमारा डेटा कंप्लीटली सक्सेसफुली हमको मिल गया, तो हमको वो कंप्लीटली वो रिजॉल्व में जो पार्ट में हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और एल्स पार्ट में हमने रिजेक्ट लिया है, रिजेक्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें एज अ एरर हैंडल हो, एरर हैंडलिंग तरीके कि समटाइम्स कभी ऐसा हुआ कि प्रोग्राम हो रहा है रन पर डेटा नहीं आया, तो उस टाइम रिजेक्ट के थ्रू हम उसको नेगेटिव नेगेटिव कंपोनेंट दिखा सकते हैं कि डेवलपर को कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से रन नहीं हुआ। तो कुल मिला के हम ये फैच डेटा में ऐसा कर रहे हैं कि एक सक्सेस नाम का एज अ कंडीशन समझ लेते हैं। अगर वो कंप्लीटली ट्रू हुआ तो हमें रिजल्ट में जो कंसोल का जो डेटा है वो हमको मिलेगा। अगर रिजेक्ट हुआ तो वो हमको रिजेक्ट का जो स्ट्रिंग डेटा है वो देगा। और ये प्रोग्राम 2 सेकेंड, ये पूरा टाइम 2 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में जाएगा एज ए रनिंग बैकग्राउंड रनिंग के लिए। और हम अब देखते हैं असिंक अवेयर असिंक फंक्शन गेट डेटा वाला फंक्शन जो सेकंड में हमने दिया है, जिसमें हमने पूरे हमने जो अभी तक की सीखा उसका पूरा हमने सारांश इसमें डाला है। ठीक है, असिंक अवेयर फंक्शन में गेट डेटा में ट्राई में हमने कंसोल डॉट रिजल्ट में अवेट फेच डेटा, मतलब ऊपर का जो प्रोमिस का डेटा है उस एज अ कॉलिंग किया है हमने ये फंक्शन में, ए फंक्शन में। यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं कि जब तक ऊपर का डेटा कंप्लीटली हमें मिल नहीं जाता तब तक उसको वेटिंग में डालो। मतलब कि अगर हम ऊपर का डेटा 2 सेकंड के लिए स्टॉप आउट हुआ
तो वो स्टॉप डेटा हमको 2 सेकंड के बाद असिंक अवेयर के रिजल्ट में वेट में मिलेगा। ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग में अगर वो डेटा हमको मिल गया तो हम कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट में दे देंगे, और अगर ये पूरी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आएगा असिंक अवेयर के फंक्शन में, तो हम वो पूरा ट्राई कैच के ब्लॉक के थ्रू उसका एरर दिखाएंगे। समटाइम एरर सही भी होगा, समटाइम कभी अनसुटेबल होगा यूजर के लिए। डेवलपर तो आराम से समझ सकता है। ओके। अब हमने ये पूरे हमारे ये वीडियो में हमने ये सब कुछ सीखा। हम नेक्स्ट पेज में ये समथिंग कि हमने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। ओके। हमारे ये वीडियोस में हमने 4 चीजें सीखी। फर्स्ट, असिंक अवेयर वाला फंक्शनैलिटी देखा, कॉल बैक फंक्शन देखा, प्रोमिसेस देखा। हमने ये 3 चीजें कंप्लीटली हमने हमारे प्रोग्रामिंग में दिखे। ये फंक्शनैलिटी के ये कंपोनेंट के थ्रू हम हमारे जेसन के डेवलपिंग स्किल को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और एज अ ये कंपोनेंट हमको बहुत हेल्पफुल होंगे समटाइम्स एरर हैंडलिंग के लिए, डेटा पासिंग के लिए। कभी कभी कोई ऐसा डेटा है जो एज अ सर्वर से आ रहा है और उसके रिस्पॉन्स में हमें कोई एरर आ रही है, तो उसके हैंडलिंग के लिए। कभी कभी कोई ऐसा डेटा होगा कि जो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए रन हो रहा है, बट उसके टाइमिंग के लिए वेट करना पड़ रहा है कि उसके डेटा गेटिंग के लिए, तो उसके लिए हमने असिंक अवेट का यूज़ किया। कॉल बैक फंक्शन एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन है, जिसमें हमें एज अ एक मेन पेरेंट फंक्शन होगा कि उसके पैरामीटर के थ्रू कोई ऐसा थर्ड फंक्शन कॉल करके उसका पैरामीटर पास करके हमने हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर के फंक्शन के रिटर्न पार्ट में हमें कहीं भी उसका कॉल करेंगे। प्रोमिस एज अ प्रोमिस ऐसा ही है, प्रोमिस और असिंक सेम ही है। बस प्रोमिस में ये है कि हमें कोई टेम्पररी कोई डेटा के लिए वेटिंग करवाना होगा तो वो फिक्स टाइमिंग के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये डेटा आ गया तो इंस्टेंट वो डिस्प्ले करेगा, नहीं। वो जितना हमें फिक्स टाइमिंग देना ही पड़ेगा, समटाइम 4 सेकेंड ही आपको वेट करना ही है तो करना ही है। अगर प्रॉमिस और असिंक का हम डिफरेंस देखने जाए तो कोई डिफरेंस है तो नहीं, बट सेम ही है। ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।